अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज दिन भर जारी रहने वाली ड्रामाई सूरत हाल के बाद एशिया कप में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात का मैच जारी है। पाकिस्तान अगर ये मैच नहीं जीत पाता तो एशिया कप से बाहर हो जाएगा। आज एक दफा फिर साइम अयूब बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। 9 रन पर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई। 110 रन पर पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर चुकी हैं। 17 ओवर्स हुए हैं। बैटिंग बुरी तरह स्ट्रगल करती नजर आ रही है। मगर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 दिन तक जारी रहने वाले शदीद तनाव के बाद आईसीसी के रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने हैंडशेक तनाज़े में अपने किरदार पर पाकिस्तानी टीम के कप्तान और मैनेजर से माजरत कर ली है और तनाज़ा हल हो गया है, जिसके बाद एंडी पाइक्राफ्ट ही आज के मैच में रेफरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। पीसीबी ने एंडी पाइक्राफ्ट की पाकिस्तान टीम और मैनेजमेंट के अरकान से होने वाली मुलाकात की वीडियो भी जारी कर दी है, जिसमें देखा जा सकता है कि एंडी पाइक्राफ्ट पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा, टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा और कोच माइक हैसन से बातचीत कर रहे हैं। इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी और रमीज राजा के साथ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान, मैनेजर और कोच से माजरत कर ली है और कहा है कि ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। एक क्राइसिस चल रहा था, आपको पता है कुछ दिनों से, जब से 14 सितंबर का मैच हुआ था और उसके ऊपर हमारे मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ साथ हमने आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी कि जो 14 सितंबर को कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी करें। मुझे उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। तो मुझे अपनी टीम से भी बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो अब आगे परफॉर्म करके दिखाएगी। जबकि साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि एंडी पाइक्राफ्ट भारत के फेवरेट हैं। मैं जब भी टॉस करता हूं तो लगता है कि एंडी पाइक्राफ्ट परमानेंट हैं। 90 दफ़ा वो भारतीय मैचेस में रेफरी रहे हैं। ये एक फतह है इस लिहाज से कि एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। देखें, इमोशंस हाई रन कर रहे थे और मुझे खुशी ये है कि एक जज्बाती फ़ैसला उस तरह से नहीं किया जिससे कि क्रिकेट जो है वो डैमेज होती है। मेरा अंदाज़ा ये था कि एंडी पाइक्राफ्ट जो है ना, वो ख़ास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट हैं, क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूँ तो मुझे लगता है कि एंडी पाइक्राफ्ट एक परमानेंट फिक्सचर है वहाँ पे वो। सो अभी हम स्टेटिस्टिकल बात कर रहे थे, 90 दफ़ा रेफरी रहे हैं वो। 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। सो ये जो है ना, मेरे लिए ये एक बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज़ है, क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि बहुत दफ़ा रहे हैं, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड मुझे चीज़ लगती है और ये चीज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है और इसी वजह से जो है आप इस तरह से रेफरीज हैं और मैच ऑफिशल्स आते हैं। बट ये मुझे ऐसे लगता था कि हर दफ़ा इनको वहाँ पे लगाया जाता है। सारे ड्रामे के बाद अब मैच जारी है। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। 18 ओवर्स में 118 रन पर 7 आउट हैं। रमीज राजा साहब ही हमारे साथ मौजूद है। रमीज राजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज अहम दिन था। जाहिर है सब पाकिस्तानियों की नज़रें इस बात पर थी कि मैच होगा नहीं होगा। 2 हवाले से बात हो रही है। एक ये कि क्या पाकिस्तानी बोर्ड को इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेनी चाहिए थी जिससे बाद में आखिर पाकिस्तान को मैच खेलना पड़ा। आप किस तरह देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को, क्योंकि आप मीटिंग में भी मौजूद थे? देखिए, एक एक्सट्रीम पोजीशन बन गई थी बिकॉज इमोशंस रॉ थे और जो किस्से कहानी भारत और पाकिस्तान की होती है उसके बाद जो इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो हुई है, चले हैंडशेक का मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं आपसे फ्रैंकली बताऊं, बिकॉज वो उनका एक करना धरना था। सो उनको तो वैसे ही इसका बैकलैश मिल रहा था। पाकिस्तान को तो एक क्रूज कंट्रोल पे चले जाना चाहिए था कि एक थोड़ा सा इमोशंस को काबू में रख के। बट एनीवे, आई थिंक जो उसके बाद हुआ है मैच प्रेजेंटेशन पे, वो मेरे लिए ज्यादा एक तरह से एक प्रॉब्लमैटिक एरिया था, क्योंकि फिर वो देयर इज नो एंड टू इट। कल को उठ के जो है अगर आप मैच जीतते हैं तो कुछ भी फिर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं। सो वो किसके पैरामीटर में आती है, उसका कौन, उस एडिटोरियल का कंट्रोल करने वाला कौन है? क्या वो मैच रेफरी है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एसीसी है, आईसीसी है? इसका मुझे आइडिया नहीं था। बट मुझे ऐसे लगता है कि ये रेफरी की डोमेन में आती है ऐसी चीज, और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी। और इसीलिए जो है आई थिंक पाकिस्तान को जो चाहिए था वो उनको हासिल इन दी एंड हो ही गया, एक माजरत और इसके बाद इंक्वायरी। और फिर क्रिकेट जो है ना, मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें देखता हूँ, मैं ग्रे एरियाज में नहीं देखता। और मेरे लिए जो है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस वो पैरामाउंट है और हमें उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि इस टीम को ग्रेट कैसे बनाना है।
और सब परफॉर्मेंस पर आने से पहले, क्योंकि मैच भी हो रहा है, उससे पहले ज़रा आप मामलात को देखते ही हैं करीब से, एज अ चेयरमैन भी देखा, वैसे भी आप क्रिकेट से मामला देख रहे हैं, जो भारत का इन्फ्लुएंस है उसके बाद आपको लगता है कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट ना बन जाए और आगे इसी तरीके की चीज़ें ना हो रही हों, ये कुछ कार्रवाई होगी जो कुछ सूर्या कुमार यादव ने कह दिया उसके बाद? देखिए, वो कह तो रहे हैं, मेरे ख्याल से ईमेल भी इनको मौसूल हुई है क्रिकेट बोर्ड को, उसी के बाद फिर ये मैच शुरू हुआ। सो करना चाहिए, मुझे तो लगता है फॉर द सेक ऑफ द गेम। छोड़ दें आपके इंडिया है और पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि आप एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान उसके बाद मैच खेल रहा है आज, ज़ाहिर जिस तरीके से हम भारत से हारे और फिर जो यूएई के साथ भी हमारी परफॉर्मेंस है, बैटिंग तो मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही है, इस टीम का क्या किया जाए? ये मुझे कुछ आइडिया नहीं है खानज़ादा, ये सदैव, इसलिए कि ये इनको कई जगहों के ऊपर काम करना है। ये जो रिफ्लेक्शन है ना, मैंने बात भी की थी वहाँ पे मीटिंग में, कि ये रिफ्लेक्शन है ऑफ व्हाट इज हैपनिंग लोअर टीयर 2 पे, टीयर 3 के ऊपर नीचे जो चीजें हैं ना, ये रिफ्लेक्शन उस चीज का है। और फिर उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होनी है, रीडिंग ऑफ द गेम, सिचुएशन, क्या हिट मारनी है, क्या बॉल करना है, ये एक मैसिव एक्सरसाइज है। और फिर ये जो हम कह देते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस है। एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके बाद सडनली रियलाइज करते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, अब हमें स्ट्राइक रेट पे कंसंट्रेट करना है। स्ट्राइक रेट पे जब फेल होते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं अब हमें इन प्लेयर्स को वापस लेके आना है। सो वो जो एक कंसिस्टेंसी होती है ना आपकी, जो टीम, आपने देखा ना, आपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, उनके साथ फिर आपने उनको मौका देना है। अभी क्या है, स्ट्रैटेजी भी आपकी जो है वो अजीब और गरीब सी हो गई है। इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स खेलते हैं। देखिए, मैं उस एरा में और उन कप्तानों के नीचे खेला हूं जहां मैंने दोनों ये चीजें देखी हैं। मियादाद को शौक था ऑलराउंडर्स का और इमरान खान को शौक था स्पेशलिस्ट का। और मैं ये समझता हूं कि इसमें दोनों की एक तरह से रेंज आप होती है, मगर स्पेशलिस्ट इस टीम में बहुत कम है, बैटिंग में खास तौर पे। तो आपको फिर ये थोड़ा सा आपको रीसेट करना है कि इसको करना क्या आगे जाके, क्योंकि जो माइक हैसन है ना, ये न्यूजीलैंड के कोच रहे हैं। न्यूजीलैंड ट्रेडिशनली ऑलराउंडर्स को प्रेफर करती रही है, क्योंकि उनकी, और वो ऑलराउंडर्स पाए के हैं। हमारे यहाँ ऑलराउंडर्स जो है ना, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। क्योंकि अगर इतना बड़ा ये स्ट्रैटेजी चेंज हुई है तो इसके रिजल्ट्स मिलने चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा एक लिटमस टेस्ट होता है आपका, जब आप इस तरह के टूर्नामेंट में जाते हैं, जब अच्छी टीम से खेलते हैं, फिर आपको पता चलता है कि कितना गल्फ और गैप है आप में और एक अच्छी टीम में। मतलब, और जो एटीट्यूड है गेम की तरफ, आपको सलाहियत का मसला भी लग रहा है? क्योंकि जाहिर भारत के साथ जो मैच था उसमें तो ऐसा लगा कि पहली बॉल से ही, जब पहली बॉल गिरी है उससे ही भारत ने डोमिनेट किया और फिर पूरे मैच पर आखिर तक किया, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। तो मसला टैलेंट का है, सही टीम कॉम्बिनेशन का है, या अप्रोच का भी है? सब चीजों का है, टैलेंट का भी है, इसलिए कि आपके स्किल लेवल उस तरह का नहीं है, ऑब्वियसली नजर आ रहा होता है ना, कि जो कोशिश कर रहे हैं। देखें, कोशिश तो करते हैं, बट मैं हमेशा समझता था कि जब आप भारत से खेलते हैं तो आप नीचे से पूरी ऊपर तक जाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अगर आप परफॉर्मेंस करते हैं, वो ग्रेट एक रेफरेंस पॉइंट बनता है आपके करियर में। आप फिर अगले 2-4 महीने कुछ भी ना करें, मगर आपने क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट मैच जिताया है, या इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी या 50 रन किए हैं और 3 आउट किए हैं और मैच जिताया है, वो एक ग्रेट रेफरेंस पॉइंट मिलता है। मगर इतने दबे हुए और बॉडी लैंग्वेज सफर कर रही थी, और फिर उसके ऐसे मुझे लग रहा था जैसे कि ये मतलब स्लीप वॉक हो रही है, और अपनी पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे हैं ये लोग, अपने आप को ये बैक नहीं करते हैं। फिर उसके बाद वही बात है कि हमें एक मिल गया हुआ है जी, एक ब्रीफ है कि हमने जाके हिट ही मारनी है। तो वो हिट मारने के लिए भी एक तो स्किल है, दूसरी कॉमन सेंस भी तो चाहिए ना। वो बैट्समैन और टेल एंडर्स में फर्क नजर आना चाहिए। तो बहुत जगह के ऊपर बहुत काम होने वाला है। बहुत शुक्रिया। रबीज़ राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज सारा दिन एक ड्रामा होता रहा दुबई में। ये तक हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बस बाहर होटल के आके खड़ी हो गई, उनका सामान बस में चला गया, फिर कुछ खिलाड़ी बाहर आए, फिर वापस चले गए, और फिर ये खबर आई कि खिलाड़ियों को कह दिया गया कि वो अपने होटल रूम्स में चले जाएं। बस होटल के सामने से हट गई, और फिर ये खबर आई कि अब उनका सामान भी वापस शिफ्ट किया जाएगा। फिर खबर आई कि जो मैच है वो 1 घंटा लेट हो रहा है और कोई ना कोई दरमियान का मामला हो जाएगा, और फिर बाईक्राफ्ट के जो माफ़ी है उसकी खबर आई। क्या होता रहा, हम सब पे बात करेंगे। सुहेल इमरान नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर से मौजूद हैं, याया हुसैनी हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं, अहमद शहजाद क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सुहेल इमरान, आप बताइएगा क्या ये हुआ क्या एक लम्हे पर, क्योंकि खबर ये आई थी कि चेयरमैन पीसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा, और जिसके ज़ाहिर बड़े कॉन्सिक्वेंस होते पाकिस्तान को के लिए, और वो अच्छे कॉन्सिक्वेंस तो ना होते, फिर हुआ क्या?
शाहिद साहब, बिल्कुल आप जिस तरह जिक्र किया ड्रामाई अंदाज में आज ये तमाम का जो मसला था वो हल हुआ। और क्योंकि आज पूरा दिन जिस तरह की चीजें सामने आती रही, बल्कि रात एक खबर आई थी सामने और उसकी टीम मैनेजमेंट तक ने इस बात की तस्दीक की थी कि ये मामला जो है वो अब हल हो गया और एंडी पाइक्राफ्ट जो है वो अब मैच रेफरी नहीं होंगे पाकिस्तान के मैचेस के ऊपर। और उसके साथ साथ जब हम सुबह हमने अपने जराये से बात करना चाहिए तो उसके बाद हमें ये पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और खत लिखा हुआ है आईसीसी को और उसके ऊपर अपना मौकफ के ऊपर कायम है कि जब तक एंडी पाइक्राफ्ट को नहीं हटाया जाएगा पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ये सारा दिन चीजें चलती रही, फिर बीच में 3 से 4 घंटे कैसे आए कि मुकम्मल तौर पर डेडलॉक था और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे ये तमाम तर जो चीजें हैं ये बायकॉट की तरफ बढ़ रही हैं। ये जितनी भी चीजें हुई जो आपने अभी अपने इंटरव्यू में भी बोली कि बस खड़ी रही, उसमें सामान रख दिया गया, प्लेयर रहते रहे और उसके बाद उनको मना कर दिया गया, ये तमाम तर जो था ये स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था। सदर होते हुए एसीसी का मोहसिन नकवी का ये बहुत बड़ा एक फैसला था क्योंकि वो अपने ही अम्ब्रेला में ये टूर्नामेंट करा रहे थे और उसी टूर्नामेंट से अपनी टीम के बारे में ये कह देना कि जी मैं बाइकआउट कर देंगे और पाकिस्तान नहीं खेलेगा। लेकिन ये जितना भी शाम 2 से 3 घंटों के दरमियान हुआ ये एक प्रेशराइज करने वाली एक स्ट्रेटेजी थी क्योंकि आईसीसी जो था वो मैच रेफरी को किसी भी सूरत में तब्दील करने के लिए रजामंद नहीं था। शायद कोई गलत प्रेसिडेंट सेट ना हो जाए तो इसलिए अब उसको प्रेशराइज करना था और यही वजह थी कि ये जो बात है वो माजरत तक आई और वो भी तस्लीम करना पड़ा आईसीसी को कि जी इंक्वायरी की जाएगी जो भी वाकयात हुए 2014 ठीक है सितंबर। और मैं अब एक दफ़ा फिर नज़र आ रहा है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी ही हमें मैच बचा के दे रहे हैं, वो भी बैटिंग में। मगर मैं मैच पर आने से पहले जैसे इनिंग्स खत्म होती है उस पर भी तबसरा लूंगा। यार हुसैनी, आप दुबई में मौजूद थे, क्या खिलाड़ी भी इतनी ही अनसर्टेनिटी का शिकार थे? क्या आपको ये तासुर वहां पर जब देख रहे हैं हुआ कि पाकिस्तान ने सही स्ट्रेटजी अपनाई या कहीं ना कहीं हमने धमकी ज्यादा दे दी थी, उस पर हमें पीछे हटना पड़ा? शाहजेब खानजादा साहब, बात दरअसल ये है कि कल पाकिस्तान टीम ने पाकिस्तान के मेहरी वक्त के मुताबिक रात 9 से 12 बजे तक प्रैक्टिस की और पूरी जान लगाई और पूरे दम के साथ पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करती हुई दिखाई दी। सुबह एक तासुर ये था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को कम करके और रिची रिचर्डसन जो कि सर हैं वेस्ट इंडीज़ के साबिक टेस्ट कैप्टन हैं, उनको इस मैच में डिप्यूट करेगी एज ए मैच रेफरी। लेकिन सूरत हाल उस वक्त टेंस हो गई जब खबरें ये आई कि जनाब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो पीछे हटने पर मजबूर नहीं है। तो आज जो ड्रामा हुआ उसमें सस्पेंस भी था, उसमें थ्रिल भी था और बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि हर लम्हे सूरत हाल बदलती रही। लेकिन मैं आपको वो अहवाल बताऊं जो एंडी पाइक्राफ्ट, जनरल मैनेजर आईसीसी वसीम खान, पाकिस्तान टीम के कैप्टन सलमान अली आगा और पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा के दरमियान एक कॉन्वर्सेशन हुई जिसकी वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की है। एंडी पाइक्राफ्ट ने तो अपने कंधे को ऐसे झाड़ लिया, उन्होंने कहा कि ये राब्ते का फुकदान था और मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया कि ऐसा ना हो कि सलमान अली आगा हाथ बढ़ाने जाएं और सूर्या कुमार यादव जो है वो हाथ ना मिलाएं तो एक अजीब गरीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। और दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं कि सूर्या कुमार यादव ने सियासी अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो तो हमारे मैनेजर ने उनके मुताबिक रिपोर्ट ही नहीं की। अगर रिपोर्ट करते तो फिर वो इस तमाम सूरत हाल को देख लेते। तो ये अजीब व गरीब सी सूरत हाल थी। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल जो कुछ हुआ ये एक माजरत खाना रवैया अपनाता हूँ, लेकिन कहानी ये है कि जो कुछ भी इस वक्त हुआ उसमें डोमिनेट कर रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल तौर पर। और ये मामला फामो तफहीम से हल हो सकता था। माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। माजी में अगर आप देखें कि जो टेस्ट मैच हुआ जहां पर हरभजन सिंह का एंड्रयू साइमंड्स के साथ मसला हुआ, या 6 खिलाड़ियों को माइक डेनिस ने साउथ अफ्रीका में जो है वो बॉल टेम्परिंग के इल्जाम में जो है वो पाबंद किया, तो उन्होंने मैच रेफरी को ही तब्दील करवा दिया। वैसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रवैया रहा वो इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद थे, याया हुसैनी ने तफसीलात बताई। राशिद भाई, अब तो मैच पे भी मैं आपसे तबसरा लूंगा, आपसे और अहमद शहजाद से, मगर ये जो कुछ हुआ उसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान की अच्छी स्ट्रैटेजी थी या एक स्ट्रैटेजी थी कि आखिर में वही मैच रेफरी है, उसकी माजरत की खबर जरूर आ गई मगर मैच हम खेल रहे हैं? देखिए, मशावरत जो की वो बहुत देर से की। ये जो पहला जो स्टेटमेंट आ गया था कि एंडी पाइक्राफ्ट अगर नहीं हटेगा तो हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट में जाएंगे, टू अर्ली स्टेटमेंट तो कब हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि
चेयरमैन को अवॉइड करना चाहिए। आपकी एक टीम होती है, लीगल टीम होती है, उससे मशावरत करते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहले जो गलती जो यहिया बात कर रहे थे, जो रमीज भाई बात कर रहे थे कि मैच के बाद 18 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि मैच रेफरी ने अगर रिपोर्ट नहीं की तो आपका मैनेजर रिपोर्ट करेगा सूर्य कुमार यादव को। अगर मैनेजर नहीं करेगा तो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव कर सकता है। तो किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया, 18 से 36 घंटे होते हैं आपके पास। जब रिपोर्ट ही नहीं किया तो चार्ज किस बात का करेंगे? सेम चीज एनडी के साथ भी हुई है, क्योंकि इसके कवानीन होते हैं। आईसीसी के बहुत ज्यादा कवानीन है, जिसमें आप क्लोथिंग के अलग हैं, आपके डिसिप्लिन के अलग हैं, आपके एंटी डोपिंग के अलग हैं, आपके एंटी करप्शन के अलग हैं, आपके प्लेइंग कंडीशन अलग हैं, सबको पढ़ना होता है। इसकी एक टीम होती है, मुरत्तब की जाती है, और फिर आपको जब जो भी मैनेजर होता है उसको पता होता है कि कवानीन क्या है, उसी वक्त आप स्टेप उठाते हैं। तो 24 घंटे के बाद जब आपको सोच आई, उस वक्त आप बयान दे चुके थे। और ये चले ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, अच्छा मौका है, ये अच्छा फैसला है। क्योंकि सुबह ही मुझे, ये मेरी पर्सनल जाती चीजें मैं बताना चाहूंगा, सुबह 9:30 बजे मुझे इस्लामाबाद से एक हाई प्रोफाइल ने फोन किया था कि अगर हम नहीं जाते तो क्या सस्पेंशन है। तो हमने उनको आगाह किया, सस्पेंशन में आपको 12 से 16 से 22 मिलियन डॉलर का खर्चा हो सकता है, और फिर आपको लिटिगेशन में जाना होगा। आपको अपना चैनल भी एसीसी को फाइन कर सकता है कि हमें हमारे पैसे वापस दिए जाएं। एसीसी को करता है, एसीसी आईसीसी को करता है, आर्टिफिशियल में जाना पड़ता। आपको बहुत सारे मसाइल थे। बहुत बेहतर। मैं क्योंकि पाकिस्तान ने 140 रन बनाए, मैं अहमद शाह आप बताइएगा, पाकिस्तान बड़े नुकसान से बच गया, एक्सट्रीम पोजीशन ली थी, एक वे आउट निकल आया, अच्छा हुआ, या आपके ख्याल में इतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी हमें? पहले तो आपने ये जो रमीज भाई आए थे उनसे ये भी पूछ लेना था कि उनका स्टांस बीच में क्या था, ठीक है। और दूसरा, हमने आप ही के शो में बैठ के बहुत दफा ये कहा है कि जब भी पाकिस्तान हारता है तो आप सिर्फ एक डाइवर्जन का बटन ऑन करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान भारत से हारा और उसके बाद कुछ हाथ मौके दे दिए भारत की तरफ से जो आ गए, उसके बाद वो डाइवर्जन का बटन ऑन हो गया और सारा मीडिया हर एक तरफ, हर चैनल पे एक ही बात चलती रही कि ये भारत ने क्या कर दिया। और ये जो बात थी, जो पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त हुई, वो फिर अंडर द कारपेट छुप गई। उससे पहले देखिए कि बिल्कुल ठीक फरमाया जा रहा है कि जब किसी चीज पे कॉन्फिडेंस ना हो कप्तान, फॉर एग्जाम्पल लीडर है एक अंदर, तो सारी कप्तानी वो खुद कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद जब वो कोई ब्लंडर कर देता है ना, तो उसको जब डर पड़ जाता है कि अब क्या होगा, फिर वो मशावरत अपने सीनियर प्लेयर्स की तरफ भी जाता है, फिर वो जाके पूछता है। तो जब ये 2-3 लोगों के पास जाके मीटिंग करने का समय आ गया था, हमने वो पिक्चर्स देखी तो हमें पता लग गया था कि श्योरिटी नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है। तो जब कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है तो बयान भी नहीं देने चाहिए। तो अब इससे तो यही लग रहा है कि ये तो सारा जो था ये प्री प्लान था कि यार यूं कर लेंगे। वो फिर होता पता है क्या है कि दुनिया भर में आपकी जगरसाई होती है कि यार आप बातें तो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब उस पर स्टिक रहने का टाइम आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया ये देख रही है और सुन रही है कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ये सेम रेफरी होगा तो हम बॉयकॉट कर देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ। माजरत तो पहले ही माजरत कह देनी थी कि हाँ भाई हमसे माजरत कर ले। तो सर ये सारी चीजें इसी तरह चलती हैं और इसी तरह चलती रहेंगी। हाँ, मैं ये जरूर इस बात पे कहना चाहूंगा क्योंकि हम बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के भी, लेकिन वो मैं देखता हूँ कि वो कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की प्रेस्टीज के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए, जो खोई भी बकाया है उसको वापस करने के लिए। दो चीजें उनके आड़े सामने आ जाती हैं। एक कि वो इस फटर्निटी से नहीं है, उनको क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं पता। दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनके आसपास वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता। तो यहाँ पे आके जो है ना, उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है मोहसिन नकवी साहब की। मेरा मानना है कि वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जो उन्हें राइट। और अब मैच की तरफ आते हुए राशिद भाई, आज फिर फखर जमान तो चले, 36 बॉलों पे 50 रन उन्होंने बनाए, मगर साइम अयूब फिर 0 पर आउट हो गए। सलमान अली आगा 27 बॉलों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने 14 बॉलों पर 29 रन बनाए हैं, तो हम 146 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। इतनी मुश्किलात के बाद ये मैच होना और उसमें पाकिस्तान का बुरी तरह स्ट्रगल करना और एक वक्त में ये खदशा पैदा हो जाना, जो कि जाहिर अभी भी है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीते, कि पाकिस्तान कहीं हार ना जाए। ये टीम क्या कर रही है? नहीं, आज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन ज्यादा ब्लेम नहीं दूंगा क्योंकि 48 आवर ये टेंशन में रहे हैं। फिर भी 20 रन कम है, ये मैच जीत सकते हैं, जीतना भी चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन परफॉर्मेंस अभी से अच्छी नहीं है। हम लोग हाई स्कोरिंग गेम नहीं खेल रहे।
पिचेज ऐसी हैं या हमारे पास बैट्समैन सिर्फ मार रहे हैं, उनके पास कन्वेंशनल शॉट नहीं है, एक ही शॉट मारते हैं मिड विकेट पे या आप स्ट्रेट मारने की कोशिश करते हैं। एक दफा गलती हमने नहीं की, हम थ्रू आउट गलतियां कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ ही होगी आज के लिए कि पाकिस्तान क्वालिफाई करना चाहिए, वरना जैसा अहमद शहजाद बात कर रहे हैं हम लोग वैसे ही फंसे हुए हैं पूरी तरह से क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। और अगर यहाँ से हार के हम वापिस होते हैं, ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का मकाम होगा। इसलिए हम तो अभी दुआ ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान इन 146 पे भी एक अच्छे तरीके से जीते और आगे मैच हो इंडिया से, और इंडिया से पाकिस्तान मैच जीते। और ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पूरी नेशन के लिए। और अच्छा आप बताइएगा परफॉर्मेंस के ऊपर, जाहिर आज हारिस रऊफ भी हैं, कुछ उम्मीद की जाए बॉलिंग में पाकिस्तान इस टोटल को डिफेंड कर लेगा? बैटिंग ने फिर स्ट्रगल किया है। उम्मीद से पहले मेरे ख्याल से पहले नमाज पढ़ के दुआ कर ली जाए। तो यही कुछ हालात रहे हैं पाकिस्तान के। देखिए कि कितनी सपोर्ट करें, ये मतलब मोरलेस ऑलमोस्ट सेम टीम खेलती है, 2-3 प्लेयर आपके बाहर होते हैं, जब वो खेल रहे होते हैं तब भी ये परफॉर्मेंस, जब नए लड़कों को ला के लेके आए तब भी यही परफॉर्मेंस। अब साइम अयूब को देखें, वो ऑलमोस्ट 45 T20 गेम्स खेल गया है और उसकी कोई 20 की एवरेज है। आप मुझे बता दें कि आप भी इसी पाकिस्तान मुल्क में रहते हैं, आपने देखा है कभी किसी को इतना बनाने की कोशिश की जाए? ये तभी होता है कि जब पता हो कि पीछे कोई नहीं है। तो भाई ये जो है आपके पास, उनका कैलिबर भी यही है, पीछे भी कोई नहीं है। यही बात से हम आगाह करते आ रहे थे, यही वजह थे कि रिटायरमेंट दे के हमने बाहर आना पसंद किया और लोगों को इस बात से आगाह करना पसंद किया कि नहीं, अंदर रह के शायद हम इतना डिफरेंस ना क्रिएट कर पाए, लेकिन जो चीजें छुपाई नहीं है, जो छुपी है, जो मंजरे आम पे नहीं है और सोशल मीडिया पे सब अच्छे की आवाज लगा के डाइवर्जन का बटन ऑन करके सब अच्छे की आवाज लगा दी जाती है, ये नहीं है। रियलिटी ये है कि शाहजेब भाई आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है। और ये जो लड़के हैं, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास लास्ट लॉट है, इसके बाद इसके पीछे भी कुछ नहीं है। अब वो उन लोगों से पूछा जाए जिन लोगों ने लोगों के जो है ना लड़कों के अच्छे टैलेंटेड प्लेयर से करियर खाए, जिन्होंने और राज भाई अगर हम आज जीत जाते हैं, फिर जाहिर संडे को हमें फिर भारत से खेलना है, जो भारत की एक सॉलिड टीम नजर आती है। T20 में फिर भी एक लक का फैक्टर होता है, मगर मैं क्योंकि जो रमीज भाई से भी बात कर रहा था, आपसे भी पहले बात हुई थी कि पाकिस्तानी टीम तो पहली बॉल से, जब भारत के खिलाफ पहली बॉल से आखिर तक कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि हमने डोमिनेट किया हो। तो इस टीम के साथ कोई उम्मीद की जाए कि अगर आज हम जीत जाते हैं, अगला मैच खेलते हैं, तो कम से कम हमें ही सुकून मिले कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद हमने भारत को हराया? देखिए, जीतना जरूरी है, वो हर पाकिस्तानी का एक सोचने का तरीका है और मेरा भी यही है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कंट्रोवर्सी से। लेकिन T20 गेम ऐसा है कि इंडिविजुअल प्लेयर भी परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे शाहीन अफरीदी अगर नीचे से हिटिंग कर रहा है, वो 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि पावर प्ले या मिडिल ओवर में अच्छी बैटिंग करें, 170-180 रन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बॉलिंग में हमारे पास सारे स्पिनर्स मौजूद हैं। पहले चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास स्पिनर नहीं थे, अभी तो अच्छे हैं। साइम अयूब खुद 3 आउट कर रहा है, तो जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एज ए टीम हम सही से नहीं खेल पा रहे, हो सकता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमें जितवा दे। और आप बताइएगा, उम्मीद की जाए कि यहाँ से कोई टर्न अराउंड हो जाए, आज का मैच पाकिस्तान जीते, फिर भारत के खिलाफ जीत जाए? नहीं, मेरा तो दिल कहता है कि इंशाल्लाह होगा यही। जिस सिचुएशन में हम आ रहे हैं ये आना नहीं चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह आज का मैच भी हम जीतेंगे और उसके बाद अगला मैच जो है ना भारत को भी हम मारेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा दिल कहता है। हाँ जी, देयर इज लॉट टू लर्न। इन गेम्स में बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं इन दोनों गेम्स में, स्पेशली अगर आप हमारे बैट्समैन और बल्लेबाजों को देखेंगे, बहुत कैजुअल खेल रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अहमद, मैं आपसे जानना भी चाह, आप खुद बैटर हैं, ये कैसे हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी 2 मैचेस में अच्छा रन बना रहे हैं, हमें कम से कम एक पिछले मैच में हम 100 पर आउट हो जाते हैं, वहां तक ऊपर ले जाने में कामयाब हुए, ज़्यादा डिफेंडेबल टोटल तो नहीं था। आज भी शाहीन शाह अफरीदी ने परफॉर्म किया, बाकी क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे? फिर इसमें ना प्रेशर नहीं होता शाहीन शाह का, क्योंकि जो प्रायोरिटी है ना वो बॉलिंग है। तो जब आप बॉलर हैं और आपको थोड़ा बहुत बैट स्विंग करना आता है ना, तो आप बगैर प्रेशर के खेलते हैं। अदरवाइज जो बल्लेबाज है ना, उन पे प्रेशर मौजूद है। और यही अगर आप शाहीन की बॉलिंग देखेंगे तो वहां पे वो अंडर प्रेशर नजर आते हैं, बिकॉज उनको पता है कि मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं, वहां से उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। यही हो रहा है, बल्ले इवेंट है, ये सारे मीडिया देख रहे हैं हर एक चीज, यही तो इवेंट्स के प्रेशर होते हैं। और जो क्वालिटी प्लेयर्स होते हैं ना, क्वालिटी पेडिग्री वाले, वो प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, जो हम नर्व्स पे काबू रखते हैं और ये इन चीजों को जो है ना एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं बड़ा नाम बनाने की। तो जो शाहीन शाह अफरीदी की आप बात कर रहे हैं ना, जी उनको खेलना आता है, लेकिन उनके पास बैटिंग में जो प्रेशर नहीं होता, इसलिए जो है ना वो छिक्के मारते हुए नजर आ रहे हैं। मजा तब आएगा जब शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से सर्कल के अंदर 3 आउट करके देंगे, तब मजा आएगा उनका। राजा, आप बताइएगा, ये ऐसे प्लेयर्स जो परफॉर्म कर सके, कॉम्बिनेशन हम बदलें या यही है अब,
और ये परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा इनको टाइम दिया जाए? फ्रांस से रन नहीं हो रहा तो हारिस को आप ट्राई कर सकते हो ओपन, वो कर सकता है, या तो फखर जमान को। आपके यहाँ प्लेयर ओपनर मौजूद है, अगर आपके ओपनर जैसे बांग्लादेश ने किया था तंजीद के साथ सैफ को कल ओपन कराई और लंबी पार्टनरशिप की, तो हम भी इस तरह चेंज करके देख सकते हैं, जरा मिडिल ऑर्डर जरा बैटिंग ऑर्डर चेंज करके देख लें, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तज़िया आपने सुन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सख्त आलमी रद्द-ए-अमल, मगरबी इत्तेहादियों की मजम्मत और पाबंदियों की धमकी के बावजूद इसराइल ने गजा सिटी में शदीद बमबारी के बाद अब ज़मीनी कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया है और गजा सिटी के लाखों फ़लस्तीनियों को जबरी इनखला पर मजबूर कर दिया है और गजा सिटी पर होने वाली बमबारी में अचानक मजीद इजाफा कर दिया गया है। लगातार धमाकों से एक साथ दर्जनों घरों को तबाह किया जा रहा है और अब इस कार्रवाई में टैंक्स और लड़ाका तैयारों के साथ कश्तियां भी शामिल कर दी गई हैं। सुबह से अब तक पूरे गजा में दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि आलमी सतह पर इसराइली इक़दामात की मजम्मत में इजाफा हो रहा है। फ्रांस और चीन ने इसराइली कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की है, जबकि यूरोपीय कमीशन ने इसराइल के साथ एसोसिएशन मुआहदे के तिजारती हिस्सों को मुअत्तल करने की तजवीज़ दे दी है। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त इसराइल गजा सिटी पर पूरी शिद्दत से बमबारी कर रहा है, जहां कहत का ऐलान किया जा चुका है। अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों का मकसद ये मालूम होता है कि शहरियों को वहां से निकलने पर मजबूर किया जाए ताकि इस शहर को तबाह किया जा सके, जिससे हमास के खिलाफ लड़ाई आसान हो जाए और नेतन्याहू इसराइली अवाम के सामने किसी तरह की फतह दिखा सकें। और इसराइली हिकमत अमली फिलहाल कामयाब भी होती दिखाई दे रही है और लाखों फलस्तीनी ना चाहते हुए गजा सिटी को छोड़ने पर मजबूर हैं। गजा सिटी में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के बायस हज़ारों ख़ानदान नकल मकानी पर मजबूर हैं, लेकिन भारी अखराजात और ख़तरात उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। इस हवाले से BBC ने इसी तरह के हालात से गुजरने वाले 2 फ़लस्तीनी ख़वातीन से बात की है। BBC की इस रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों ख़ानदान गजा सिटी से निकलने और कोई महफूज मकाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा सिटी पर कब्जे के लिए ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। 32 साला लीना अल मगरबी 3 बच्चों की मां हैं और वो गजा सिटी के शेख रिजवान मोहल्ले से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने BBC को बताया कि वो ख़तरे के बावजूद अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, यहाँ तक कि उन्हें एक इसराइली फ़ौजी अफसर ने फ़ोन पर घर से निकल जाने का हुक्म दिया। लीना ने मज़ीद बताया कि उन्होंने नकल मकानी और एक खेमे के अखराजात पूरे करने के लिए ना चाहते हुए भी अपना जेवर बेच दिया। खान यूनुस पहुँचने में उन्हें 10 घंटे लगे और उन्होंने सवारी के लिए 3500 शेकल अदा किए। इस सफ़र के दौरान गाड़ियों और गधा गाड़ियों की एक ना ख़त्म होने वाली लंबी कतार थी। लीना की तरह 38 साला नेवियन इमादुद्दीन, जो 5 बच्चों की मां हैं, उन्होंने BBC को बताया कि वो अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए गजा सिटी से जनूब की जानिब उस वक्त भागने पर मजबूर हो गई कि जब इसराइली जंगी तैयारों ने उनके मोहल्ले और इलाके भर में इनखला के ऐलान की पर्चियाँ गिराईं। नेवियन ने मजीद बताया कि वो अपना फर्नीचर साथ नहीं ले जा सकी, क्योंकि वो बड़े ट्रक का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सब कुछ पीछे छोड़ जाना उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला था। नकल मकानी पर आने वाला खर्च ज़्यादातर गजा सिटी के रहने वालों की पहुंच से दूर है। रिहायशियों का कहना है कि अब एक छोटे ट्रक का किराया तकरीबन 3000 शेकल है, जो कि 2.5 लाख रुपए से ज़ायद बनते हैं, जबकि 5 अफराद के लिए खेमा तकरीबन 4000 शेकल में फ़रोख्त हो रहा है, जो कि तकरीबन 3,40,000 रुपए तक बनते हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर ख़ानदान जंग के आगाज़ से आमदनी से महरूम है, इसलिए अक्सर कई किलोमीटर पैदल चलने या ख़तरात के बावजूद अपने घरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। इस सारी सूरत हाल में इसराइल पर आलमी दबाव में इजाफा हो रहा है और उसके मगरबी इत्तेहादी अब खुलकर ना सिर्फ इसराइली इक़दामात की मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि अब उसके खिलाफ इक़दामात भी ले रहे हैं। जहाँ एक तरफ इस माह के आखिर में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम जैसे ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं, वहीं अब यूरोपीय कमीशन ने भी इसराइल से तिजारत से मुताल्लिक अहम तजवीज़ दे दी है। अल जज़ीरा के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के मरकज़ी इदारे यूरोपीय कमीशन ने एक तवील अरसे से मुतवक्के और ताख़ीर का शिकार तजवीज़ पेश कर दी है, जिसके तहत यूरोपीय यूनियन और इसराइल के दरमियान एसोसिएशन मुआहदे की कुछ तिजारती दफ़ात को मुअत्तल किया जाएगा। ये कदम इसराइल की गजा पर जंग के रद्द अमल में उठाया गया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलिस ने रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो कुछ इसराइली मसनूआत पर टैरिफ्स बढ़ा दें और हमास के 10 रहनुमाओं समेत इसराइली सेटलर्स और इसराइली काबीना के 2 दाएं बाजू के वज़रा बिन गुवेर और बेज़लेल स्मोट्रिच पर पाबंदियां लगाई जाएं। यूरोपीय कमीशन ने यह भी कहा है कि सिविल सोसाइटी के अलावा इसराइल के साथ 2 तरफा ताउन को भी रोका जा रहा है। इस हवाले से जारी कमीशन के बयान में कहा गया है कि तजावीज़ इसराइल की एसोसिएशन मुआहदे के आर्टिकल 2 पर अमलदारी के जायजे के बाद सामने आई हैं, जिससे पता चला कि इसराइली हुकूमत के इक़दामात इंसानी हुकूक और जमहूरी उसूलों के एहतराम से मुताल्लिक बुनियादी अनासिर की खिलाफ वर्जी हैं, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन को मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने का हक हासिल है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आपको बात करेंगे।
कराची के इलाके क़यूमाबाद से गिरफ्तार होने वाले मुलजिम को आज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया गया। मुलजिम शब्बीर अहमद वल्द मोहम्मद शफीक पर 100 से ज़ायद बच्चों और बच्चियों के साथ बदफेली और उनकी वीडियोज़ बनाने का इल्ज़ाम है। मुलजिम के खिलाफ अब तक 6 मुकदमात थाना डिफेंस में दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 5 मुकदमात रेप की दफ़ात के तहत दर्ज किए गए हैं और 1 मुकदमा सिंध रेजिडेंशियल एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। आज मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर के मुताबिक मुलजिम शब्बीर को 6 मुकदमात में अदालत में पेश किया गया और अदालत ने मुलजिम के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की तौसीह कर दी है, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस ने बदफेली का शिकार बच्चियों को भी अदालत में पेश किया और मुतासरा बच्चियों ने मुलजिम को इहाता अदालत में थप्पड़ मारे। इसके अलावा नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर ने बताया कि सहाफ़ियों ने मुलजिम से सवालात भी। इसके अलावा मुलजिम की रिमांड रिपोर्ट में लिखा गया है कि दौरान रिमांड गिरफ्तार मुलजिम को निहायत हिकमत अमली से इंटेरोगेट किया गया, जिसने दौरान इंटेरोगेशन अपने जुर्म का एतराफ़ किया और इंकिशाफ किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने जिन बच्चियों के साथ बदफेली की उनकी निशानदही कराने में टाल मटोल से काम लेता है और बार बार बयान तब्दील करता है। रिपोर्ट में पुलिस ने इस्तदा की है कि मुलजिम को मुकदमे में मजीद इंटेरोगेट करना है। मुलजिम ने दीगर जिन बच्चियों के साथ बदफेली की है उनकी निशानदही करानी है। अहम बात यह है कि पुलिस ने मुलजिम का रिमांड 29 सितंबर तक के लिए मांगा था, मगर अदालत ने 3 दिन के लिए मुलजिम का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को अहले खाना की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था और मुलजिम 2016 से बच्चों से बदफेली करके वीडियोस बनाता था। पुलिस ने अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताया था कि 2011 में मुलजिम कराची आया था, 2016 में मुलजिम क़यूमाबाद मुंतकिल हुआ और शरबत का ठेला लगाया। मुलजिम 2016 से कम उम्र बच्चे और बच्चियों से बदफेली कर रहा है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि मुलजिम 5 से 12 साल तक के बच्चों को निशाना बनाता रहा। मुलजिम ठेले पर आने वाले बच्चों को इनाम का लालच देकर ऊपर घर में ले जाता था। पुलिस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में मजीद लिखा था कि मुलजिम ने इंकिशाफ किया है कि वो छोटी उम्र 5 से 12 साल तक की लड़कियों और लड़कों के साथ बदफेली करते हुए उनकी वीडियोस बनाता था। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम पकड़े जाने से पहले तकरीबन 100 बच्चे और बच्चियों के साथ बदफेली के जुर्म का इर्तिकाब कर चुका है और मुलजिम ने इंकिशाफ किया है कि उसके पास वीडियोस उसके मोबाइल फ़ोन और USB में महफूज हैं। इस केस के हवाले से बात करेंगे। आज कमरा अदालत में क्या हुआ, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर। अमीन अनवर, बहुत शुक्रिया। अमीन, आप अदालत में मौजूद थे, क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में मुलजिम शब्बीर अहमद को पेश किया गया, जहां केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत से ये इस्तदा की कि मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तोसी की जाए, क्योंकि जो मुतासरा बच्ची हैं, 2 बहनों समेत 4 मुतासरा बच्चियों को आज अदालत में पेश किया गया था, जिनके मुलजिम की मौजूदगी में 164 के बयानात रिकॉर्ड कराने की इस्तदा की गई और उसके साथ साथ मज़ीद जो मुतासरा बच्चियाँ हैं उनकी निशानदही करनी है। उसके साथ साथ मुतासरा बच्चियों के मेडिकल कराने का कहा तफ्तीशी अफसर ने। तो अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीक की है और आइंदा समाअत पर जो है वो पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की है। तफ्तीशी अफसर का मजीद कहना था कि मुलजिम ने दौरान इन्वेस्टिगेशन अपने जुर्म का एतराफ़ किया है, ताहम मजीद जो मुतासरा बच्चियाँ हैं उनकी निशानदही के लिए टाल मटोल से काम ले रहा है, लिहाजा मुलजिम से मजीद तफ्तीश करनी है। जबकि मुतासरा बच्चियों के ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सेक्शन 164 के तहत बयानात कलम बंद कराने हैं ताकि इन बयानात को महफूज किया जा सके। 2 बहनों समेत 4 आज मुतासरा बच्चियाँ आता अदालत में मौजूद थी, जिन्होंने मुलजिम को देखते ही उसे थप्पड़ मारे। ना सिर्फ मुतासरा बच्चियों ने बल्कि वहाँ पे मौजूद वकला और दीगर अफराद जो आता अदालत में मौजूद थे उन्होंने भी मुलजिम को थप्पड़ मारे, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो अपने हसार में ले लिया मुलजिम को और जिसके बाद पुलिस मुलजिम को वहाँ से लेकर थाने रवाना हो गई है। और 6 मुकदमात में आज मुलजिम को पेश किया गया था, जिसमें रेप की सेक्शन है, उसके साथ साथ बदफेली की सेक्शन भी है और 1 मुकदमा किराएदारी एक्ट के तहत डिफेंस थाने में दर्ज किया गया है और मुतासरा बच्चों के वालिदैन की मुद्दत में ये मुकदमा डिफेंस थाने में दर्ज किए गए हैं। और क्या साफियों ने सवालात भी किए मुलजिम से? जी बिल्कुल, इतनी बड़ी तादाद में जो वीडियोस बरामद हुई हैं, जैसा कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दावा किया है, तो सहाफ़ियों ने मुलजिम से ये सवालात किए कि वो इन वीडियोस का क्या करता था और किस लिए बनाता था, इसका मकसद क्या था, जिस पर मुलजिम ने कहा कि वो ये वीडियोस अपने लिए बनाता था और बाद में इन वीडियोस को जो है वो देखता था और उसका मकसद यही था इस वीडियोस को बनाने का इतनी बड़ी तादाद में। ताहम सहाफ़ियों को इतने ज़्यादा सवालात नहीं करने दिए गए पुलिस की तरफ से और मुलजिम से दूर रखा गया, जिसके जैसा कि पहले ही मुलजिम को थप्पड़ मारे गए थे मुतासरा बच्चों और वकला और दीगर अफराद की जानिब से, तो मुलजिम को पुलिस जो है वो अपने हसार में ले गई और उसके बाद मुलजिम को
वहाँ से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया है और अब मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश होगी। मुतासरा बच्चियों के भी पुलिस ने कहा है कि DNA कराने हैं, मुलजिम के भी DNA के लिए नमूने ले लिए गए हैं और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है इस केस में। अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन आइंदा समात पर जो है वो अदालत को इस केस की पेशरफ्त रिपोर्ट में क्या बताते हैं। और क्या पुलिस ये कह रही है कि मुलजिम एतराफ़ जुर्म भी कर रहा है मगर साथ में टाल मटोल भी कर रहा है? जी बिल्कुल, पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में ये बताया है कि मुलजिम ने दौरान इन्वेस्टिगेशन अपने जुर्म का एतराफ़ किया है, लेकिन आपको पता है कि पुलिस कस्टडी में दिए गए एतराफ़ी बयान की कोई हैसियत नहीं होती जब तक मुलजिम अदालत के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं करता है। ताहम ATA की सेक्शंस अगर इसमें होती तो इस बात में वज़न होता। ताहम पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान की को कानून की नज़र में इतनी अहमियत नहीं दी जाती क्योंकि बाद में मुलजिम अदालत में आके मुकर जाता है। जब तक मुलजिम का ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 164 के तहत एतराफ़ी बयान ना रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि ये केस जो है ये एक ओपन एंड शट केस है जिसमें मुलजिम को वीडियोज़ में बासानी शनाख्त किया जा सकता है। ये एक वीडियो नहीं है बल्कि सैकड़ों की तादाद में 100 से ऊपर वीडियोज़ जो हैं वो बरामद हुई हैं, ना सिर्फ USB से जो मुलजिम के घर से मिली है और मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से भी वीडियोज़ मिली हैं। ताम इन्वेस्टिगेशन पुलिस का ये कहना है कि मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो भी बरामद की जा सकती हैं। ताम पुलिस को कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस केस को एक मिसाली केस के तौर पर लेना चाहिए और इस इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का जो वाक़या है ये इंतहाई ख़तरनाक है और मुलजिम से इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जानी चाहिए थे। ताहम अभी तक हमने देखा कि पुलिस इस केस को जो है वो ऑर्डनरी केस के तौर पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, ना कि अभी तक पुलिस ने यह नहीं बताया कि मुलजिम के मोबाइल फ़ोन को या उन वीडियोज़ की फॉरेंसिक कराने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को पुलिस को एहतियात के साथ इस तमाम केस को लेकर चलना होगा। इसमें एविडेंस कलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो मुतासरा बच्चियां हैं जितनी बड़ी तादाद में ये वीडियोस बरामद हुई हैं उनकी निशानदेही करने हैं, उनके मेडिकल कराने हैं, क्योंकि पुलिस ने ये बताया कि जो सबसे लेटेस्ट वाक़या जो रूनुमा हुआ था वो 4 सितंबर को मुलजिम ने मुबैना तौर पर एक बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया था, जिसके बाद 11 सितंबर को मुलजिम को अहले इलाका की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है। एक बच्ची जैसा कि बताया जा रहा है कि मुलजिम ने जिससे ज़्यादती की थी वो बच्ची मुलजिम के घर से वो USB लेकर आई थी और मोहल्ले की एक दुकान पर वो USB लेके गई कुछ गाने वगैरह या ड्रामे डाउनलोड करवाने के लिए। तो जैसे ही दुकानदार ने वो USB अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाई तो सैकड़ों की तादाद में वीडियोज़ जो हैं वो बरामद हुई। उसके बाद उस दुकानदार ने इस मुलजिम को पहचाना कि ये इसी गली का रिहायशी है, जिसके बाद बात अहले मोहल्ला तक पहुंची और अहले मोहल्ला ने मुलजिम को पकड़ा, उस पर तशद्दुद किया। उसके बाद पुलिस को आगाह किया गया इस हवाले से। उसके बाद हमने देखा कि मुतासरीन भी सामने आने लगे और मुलजिम के खिलाफ 6 मुकदमात की जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की गई और एक मुकदमा किराएदारी एक्ट के तहत दर्ज किया गया और मुलजिम अब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है और अब इन्वेस्टिगेशन में क्या पेशरफ्त होती है वो आइंदा समात पर अदालत को आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमीन। तफसीलात प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कल अपनी ही अदालत के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनके खिलाफ जाली डिग्री रेफरेंस का फैसला आने तक अदालती काम से रोक दिया और आज इस समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। मगर इस फैसले पर शदीद तनकीद हो रही है। आज इस्लामाबाद की वकला तंजीमों की हड़ताल थी जिसके तहत अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया गया। वकला तंजीमों का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई भी फोरम किसी जज को काम से नहीं रोक सकता और ना ही जज की अहलियत, सलाहियत और कंडक्ट का जायजा ले सकता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को से रोकने के हवाले से कल की समात के आज जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि ऑफिस ने इस दरख्वास्त पर कुछ एतराज़ात उठाए हैं। ताहम अदालत की राय है कि ये एतराज़ात केस के हतमी फैसले के वक्त जुडिशल साइट पर देखे जाएंगे। इसलिए हिदायत की जाती है कि इस दरख्वास्त और इससे जुड़े दीगर मामलात को नंबर देकर आज ही समात के लिए मुकर्रर किया जाए। हुक्मनामे में मज़ीद लिखा है कि आइन के आर्टिकल 199 की ज़ैली शिकों के तहत जवाब दहिंदा नंबर 1 यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ को वारंटों की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें यह ग्राउंड लिया गया है कि मज़कूरा जज के पास कोई कानूनी सनद नहीं है, इसलिए वो अपने ओहदे पर रहने के अहल नहीं हैं। लिहाजा मामले की संगीनी और हसासियत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील अशतर अली औसाफ और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान को अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया है। साथ ही अटॉर्नी जनरल और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी करने का हुक्म दिया गया है। ये सब लोग आइंदा समात पर यानी
21 अक्टूबर 2025 को अदालत की मुआवनत करेंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक समाअत के दौरान लॉ ऑफिसर्स ने निशानदही की कि इसी मामले पर एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी ज़ेर इल्तवा है, क्योंकि यह मामला इस अदालत के एक जज की अहलियत और ओहदा रखने की सलाहियत जैसे निहायत हसास सवाल से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस सूरत हाल में मुनासिब और मौजू समझा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हतमी फैसला आने तक जवाब दहिंदा नंबर 1 यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया जाए। इस फैसले पर कल ही इस्लामाबाद बार काउंसिल ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कल के दिन को यौम सियाह करार देते हुए एक सख्त प्रेस रिलीज जारी की थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से नोटिस लेने का मुतालबा किया था। जबकि सिंध बार काउंसिल ने भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की मजम्मत की है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर के मुताबिक सिंध बार काउंसिल ने कहा है कि इस इकदाम का मकसद अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करना है। आइन के आर्टिकल 209 के तहत सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे मामलात का जायजा ले सकती है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के अहकामात आइन की खिलाफ वर्जी है। आज का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया जाए और अदालतों का बाइकआउट किया जाए। इसके अलावा सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसाद मलिक की खबर में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर बैरिस्टर सलाहुद्दीन का मौक़िफ़ शाया हुआ है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गुलमरवत केस में वाज़ेह कर दिया था कि हाई कोर्ट का एक बेंच या जज दूसरे बेंच या जज के खिलाफ दरख्वास्त इंटरटेन नहीं कर सकता। आइन के आर्टिकल 199 की शिक 5 और अदालती ज़ाब्ते भी इसकी इजाज़त नहीं देते। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इफ्तिखार चौधरी केस में यह भी तय कर दिया था कि किसी जज को अदालती काम से रोकना दरअसल जज को हटाने के मुतरादिफ है, जो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही आइन के आर्टिकल 209 के तहत कर सकती है। इसी तरह कल की समाअत पर वकला एक और एतराज़ भी उठा रहे हैं और इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के वकील और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदौन ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त लिखी है, जिसमें चीफ जस्टिस के कमरा अदालत में कल होने वाली समाअत की ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज मांगी गई है। जहांगीर जदौन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मीडिया पर वसी पैमाने पर गर्दिश करने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान कहा था कि अभी कोई फैसला नहीं किया जा रहा है और सब वकला को सुना जाएगा, लेकिन बाद में एक हुक्म जारी हो गया जिसके तहत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा कार्रवाई के तनाजुर में अपने अदालती फ़राइज़ अंजाम देने से ही रोक दिया गया। समाअत के दौरान कही गई बात और बाद में जारी होने वाले हुक्म के दरमियान ये अचानक तब्दीली बार के तमाम मेंबर्स जो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट भी हैं उनके लिए एक संजीदा मामला है। इसीलिए ये बहुत अहम है कि कोर्ट रूम नंबर 1 में कल दोपहर 1 बजे के बाद की समाअत की ऑडियो और वीडियो फुटेज ना सिर्फ महफूज की जाए बल्कि इसकी एक नकल भी फराहम की जाए। लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस समाअत की मुकम्मल ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत के रिकॉर्ड में महफूज की जाए। इस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी इस दरख्वास्त के साथ दी गई USB पर मुझे फराहम की जाए। आज के प्रोग्राम में इतना है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।